Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। जो लास्ट या प्रीवियस टॉपिक था हमारा वो कौन सा था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हमने डिस्कस किया था और फिर हमने देखा कि डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। 2 डिफेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे। कौन से 2 डिफेक्ट्स थे आपके पास? द डिफेक्ट नंबर 1 क्या था? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कहाँ? शेल और ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के गेट। ठीक है, जब कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं शेल और ऑर्बिट में तो क्या करेंगे? क्या है वो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करेंगे और जब एनर्जी रेडिएट करेंगे एक वक्त आएगा इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और वो कहाँ गिर जाएंगे? न्यूक्लियस में। तो इस तरह से एटम जो है वो क्या होता है उनकी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अनस्टेबल हो जाएगा। ये हालांकि ऐसा नहीं होता। फर्स्ट डिफेक्ट। सेकंड क्या था उनका? सेकंड डिफेक्ट कि जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं और जो है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट के दौरान एनर्जी का लॉस करेंगे और वो एनर्जी जो है वो लाइट के फॉर्म में रिलीज करते हैं, तो जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए था? कंटिन्यूस। हालांकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता बल्कि जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कौन सा बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के दौरान लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन होती है। तो ये 2 डिफेक्ट्स थे जिसकी एक्सप्लेनेशन दी थी किसने? नील बोहर ने, और अपना एटॉमिक मॉडल बताया। तो आज हम डिस्कस करेंगे नील बोहर एटॉमिक मॉडल। इंट्रोडक्शन देखते हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल का। नील बोहर अ डैनिश फिजिस्ट इन 1913 ऑफर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी उन्होंने किसकी? आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम की। और डिफेक्ट जो है वो उसकी जो रदरफोर्ड का जो डिफेक्ट्स थे उनके मॉडल में उसको ख़त्म किया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट असम्पशन देख लेते हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल के। नंबर 1 क्या है? जो सबसे पहले नील बोहर ने अडॉप्ट किया था वो आइडिया किसका था? प्लांक्स आइडिया को अडॉप्ट किया था। प्लांक्स आइडिया क्या है? दैट एनर्जी आर क्वांटाइज, कि एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज यानी फिक्स होती है। देख लेते हैं किस तरह से। देख लें एटम का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू नील बोहर। क्या है? नील बोहर ने एटम का स्ट्रक्चर बताया। सेंटर में एटम की क्या है? न्यूक्लियस। और उसके बाद जो है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। रदरफोर्ड ने भी यही एटॉमिक मॉडल दिया था, लेकिन जो है उन्होंने शेल और ऑर्बिट्स का जो है डिफरेंट जो शेल और ऑर्बिट होते हैं इसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसके अंदर? खास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो न्यूक्लियस के बाद का जो शेल है या ऑर्बिट है उसे क्या कहा जाता है? N1 फर्स्ट शेल कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इसके बाद जो शेल है उसे हम क्या कहते हैं? आपके पास N1 फर्स्ट शेल। ठीक है, के शेल भी कहते हैं। उसके बाद जो शेल है सेकंड शेल N2, फिर उसके बाद N3। ठीक है, इसी तरह से आगे जो शेल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल है इसके अंदर जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं इसे, वो क्या होती है? फिक्स होती है और वो एनर्जी कम होती है। जाहिर है न्यूक्लियस से करीब है, रिवॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी चाहिए। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनके अंदर भी वही एनर्जी होती है जो इस एनर्जी लेवल शेल या ऑर्बिट की होती है। ठीक है, तो जो शेल और ऑर्बिट हैं, हर शेल और ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है, इसी तरह से ये N2 है, इसकी भी फिक्स्ड एनर्जी होगी, लेकिन वो किससे? इस N1 से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे उनकी भी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके मुकाबले में ज़्यादा होगी। इसी तरह से थर्ड शेल है, इसकी एनर्जी जो है वो क्या है? और ज़्यादा होगी, फिक्स्ड एनर्जी होगी लेकिन इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद होंगे या रिवॉल्व कर रहे होंगे उनकी भी एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? फिक्स्ड भी होगी और इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा भी होगी। ठीक है, तो आपके पास जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जब फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, ये हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके न्यूक्लियस के जो आपके पास फर्स्ट और जो ऑर्बिट है उसी में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन एटम का। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? फर्स्ट शेल में, N1 में। ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहा है। जब ये रिवॉल्व कर रहा होगा इस शेल में, कौन से? N1 में, तो जब मूव करते हुए रिवॉल्व करते हुए किसी किस्म की कोई एनर्जी का लॉस या गेन नहीं करता। ठीक है, एनर्जी
क्योंकि यहाँ जब जिस एक ही खास शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो किसी भी किस्म की एनर्जी का गेन या लॉस नहीं करते, यानी एनर्जी का चेंज नहीं आता। कब चेंज नहीं आता? जब वो अपने मखसूस जो है वो शेल या ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई किसके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी का लॉस करते हैं। तो यहाँ बात किसने क्लियर कर दी? नील बोहर ने, कि जब वो अपने मखसूस शेल या ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो किसी किस्म की कोई एनर्जी का लॉस नहीं करते, गेन नहीं करते। जब लॉस नहीं करेंगे तो एनर्जी खत्म नहीं होगी, न्यूक्लियस में नहीं जो है वो फॉल होंगे, गिरेंगे, और एटम जो है वो आपका क्या नहीं होगा? अनस्टेबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिफेक्ट जो क्लियर हो गई यहाँ पे बात। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आता है? ही proposed that electron in an atom move only in certain allowed energy level energy state। ठीक है, देख लिया हमने कि इलेक्ट्रॉन अपने खास जो है वो किसके अंदर एनर्जी लेवल में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट अभी मैंने बता दिया, an electron is an allowed energy state will not radiate energy, ठीक है, कंटिन्यूअसली एंड देयरफॉर विल नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ये भी बात क्लियर कर दी। जब अपने खास एनर्जी लेवल में शेल में ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो किसी किस्म की कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते और न्यूक्लियस में भी फॉल नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं। ठीक, थर्ड, अब हमने क्या कहा? एनर्जी का चेंज कब आता है? ठीक है, अपने अगर खास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहे तो क्या होगा? एनर्जी का चेंज नहीं आएगा। एनर्जी चेंज कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एनर्जी को गेन करते हैं। अगर इनको कहीं से एनर्जी मिल जाए, हम एनर्जी दे दें तो क्या होगा? एनर्जी गेन करेंगे और गेन करने के बाद अब क्या हो गई? इनके अंदर एनर्जी जो है क्या हो गई? अब इनकी ज़्यादा हो गई और इस शेल के मुकाबले में इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे? हायर एनर्जी लेवल में, ये लोअर एनर्जी लेवल था, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये इतनी अगर इनको एनर्जी मिल जाए कि इस एनर्जी लेवल के बराबर आ जाए तो ये कहाँ मूव कर जाएंगे? जंप कर जाएंगे हायर एनर्जी लेवल में, नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, यानी N1 से कहाँ आ जाएंगे? N2 में। ठीक है, इसी तरह से देख लें क्या होगा? जंप करके कहाँ जाएंगे? N1 से N2 में। लेकिन जब वो दोबारा वापस अगर वो एनर्जी इनके अंदर से रेडिएट करें तो वापस अपनी, क्योंकि ये इनकी ग्राउंड स्टेट असल जो पोजीशन तो ये है ना, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए, वो तो एनर्जी इन्होंने गेन की है तो यहाँ आ गए। लेकिन जब ये वापस अपनी असल पोजीशन पे आएंगे यानी N1 पे आएंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी इन्होंने गेन की थी यहाँ पे आने के लिए एनर्जी कम चाहिए क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल है। ये कौन सा एनर्जी लेवल हो गया? हायर एनर्जी लेवल। तो जब वापस अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो एनर्जी का क्या करते हैं? एनर्जी लूज करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं, अपने अंदर से एनर्जी निकालते हैं। जो एनर्जी रेडिएट करते हैं वो किसके इक्वल होती है? आपके पास वो इक्वल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, या किसके इक्वल होती है? H, और ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का साइन। ठीक है, डेल्टा E यहाँ क्यों लिखा? डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, चेंज आ रहा है, डिफरेंस है एनर्जी का। एनर्जी का क्या डिफरेंस है? हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? लोअर एनर्जी लेवल में। E2 किसे कहते हैं? हायर एनर्जी लेवल को। ठीक है, E1 किसे कहते हैं? लोअर एनर्जी लेवल को। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं तो जो एनर्जी रेडिएट करते हैं वो कितनी एनर्जी रेडिएट करते हैं? वो किसके इक्वल होती है? H और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। ठीक है, H यहाँ क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, प्लांक्स का जो उन्होंने आइडिया अडॉप्ट किया था उसी का प्लांक कांस्टेंट कहलाता है ये। तो देख लेते हैं ये थर्ड पॉइंट हमारे पास, द एटम रेडिएट एनर्जी एज अ लाइट। जो एनर्जी रेडिएट करते हैं वो लाइट की फॉर्म में होती है। और कब निकलती है एनर्जी? जब ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो एनर्जी का लॉस या रेडिएट हमेशा तभी होगा जब वो हायर से कहाँ आते हैं? लोअर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, E2 से E1 पे आते हैं। The quantity of energy radiated is in discrete quantity called quanta। ठीक है, अभी हमने क्या कहा? जो एनर्जी वो रेडिएट करते हैं वो एक खास क्वांटिटी में होती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। ठीक है, इस यहाँ से जब ये वापस N2 से N1 में आएगा तो जो एनर्जी वो रेडिएट करेगा वो क्या कहलाती है? क्वांटा। अब वो क्वांटम ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अभी मैंने बता दिया आपको कि जो एनर्जी का चेंज आएगा यानी जब वो E2 से E1 में आएगा तो जो एनर्जी
एनर्जी रेडिएट करेगा, वो जितनी एनर्जी रेडिएट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। और हम उसे किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह क्या लगा देते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। ये एच यहाँ पे क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। समझ में आ गई चीज़। ये है नील बोहर का एटॉमिक मॉडल। और डिफेक्ट जो हैं उन्होंने उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, डिफेक्ट किसके जो थे आपके पास, रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स थे उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है नील बोहर के एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर। ऑल ऑफ यू नो अबाउट एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? किसी भी आपने देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी कि जितने भी एलिमेंट अब तक डिस्कवर हुए हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से की जाती है, उसके एटॉमिक नंबर से। कोई भी दो एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। ये पीरियोडिक टेबल में ये सारे एलिमेंट मौजूद हैं। देखें आपने पीरियोडिक टेबल, मैंने बार बार दिखाया, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनको पीरियोडिक टेबल में जो है वो अरेंज किया गया है। इसकी अरेंजमेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं हमारे उनमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अरेंजमेंट की गई है इनकी। तो अब आप देखेंगे कि आपको पता है कुछ मैंने एटॉमिक नंबर आपको लिखवाए हैं। हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर हमारे पास हीलियम आता है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम 3, फिर इस तरह से आगे जो है वो आगे कंटिन्यू होते चले जाते हैं। सारे एटॉमिक नंबर जो यहाँ मौजूद आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। तो कोई भी ऐसा दो एलिमेंट नहीं है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। तो एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन किससे की जाती है, उसके एटॉमिक नंबर से। हर एलिमेंट का मखसूस एटॉमिक नंबर है। चलिए देखते हैं एटॉमिक नंबर है क्या, किसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से शो करते हैं, कैपिटल Z से। डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, ठीक है। प्रोटॉन्स की जो तादाद है, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में एटम के, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और हम ये बात पीछे भी डिस्कस करके आए हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो हम ये भी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर, तो वैसे तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बट इसको हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस को भी हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है, और वो कब चेंज आता है, जब इलेक्ट्रॉन का एटम गेन या लॉस करता है। तो इस वजह से जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम क्या देते हैं एटॉमिक नंबर की, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। ये भी सही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, बट चेंज आने की वजह से ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद में चेंजेस आती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहना प्रॉपर नहीं है। ये प्रॉपर है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद में कभी भी कोई चेंजेस नहीं आती, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं एटॉमिक। अभी मैंने हाइड्रोजन बताया आपको का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का बताया एटॉमिक नंबर 2 है आपके पास। इसी तरह एटॉमिक नंबर कार्बन जो है वो क्या है, 6 है। इसी तरह एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है, 7 है। एटॉमिक नंबर को हम किस तरह से शो करते हैं, एलिमेंट का सिंबल लिखा, कार्बन का जैसे क्या है C, और एटॉमिक नंबर को हम लेफ्ट साइड पे कहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। नाइट्रोजन को भी देखिए, नाइट्रोजन का सिंबल लिखा कैपिटल N, और सबस्क्रिप्ट में उसका क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर। तो ये सारे आपको एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे। और किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन उसके एटॉमिक नंबर से ही की जाती है। अगर मैं कहती हूँ एक एलिमेंट है सोडियम, एटॉमिक नंबर है आपके पास सोडियम का क्या है, 11। ये देखिए एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और प्रोटॉन भी क्या होंगे, 11 होंगे, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे कहती हूँ कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास 13 है। एलिमेंट का नाम बताएं, तो कैसे बताएंगे, पीरियोडिक टेबल में आप सर्च करें एटॉमिक नंबर 13 कहाँ मौजूद है। ये देखिए 13 एटॉमिक नंबर किसका है, एल्युमिनियम का, सिंबल भी लिखा हुआ है और इसके नेम भी इसका यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो किसी के भी एटॉमिक नंबर से आप उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पोटेशियम एटॉमिक नंबर में दे रही हूँ 19, तो ये देखिए एटॉमिक नंबर 19 किसका है, पोटेशियम का, सही। तो इस तरह से आप एटॉमिक नंबर से एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास नंबर, ठीक है। किसी भी एटम का जो मास है वो किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। एटम में 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जिस तरह अभी हमने यहाँ देखा, इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। तो एटम का मास डिपेंड किस पे करता है, आपके पास उसके दो फंडामेंटल पार्टिकल, कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कहाँ मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो एटम का मास किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद पे डिपेंड करता है। तो अगर हम टोटल सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द मास नंबर, ठीक है। सम कर ले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के तादाद जो मौजूद है न्यूक्लियस में उसका, तो वो क्या आ जाता है, आपके पास मास नंबर आता है। इसको किससे शो करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मास नंबर ऑफ सोडियम क्या है, सोडियम का सिंबल Na है और इसका क्या है, मास नंबर 23। तो मास नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं, ये मास नंबर है, ये तो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, सब स्क्रिप्ट में मैंने बताया था सिंबल लिखते हैं एलिमेंट का, लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, सब स्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर, सुपर स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे ही क्या है, ये मास नंबर, ठीक है। ये मास नंबर कैसे आया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको सम करके जो है वो क्या आया है, इसका क्या आपके पास मास नंबर। तो प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर, सोडियम के अंदर, ये 11 है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी क्या है इसके अंदर 11, ठीक है। तो प्रोटॉन इसके अंदर 11 है। अब न्यूट्रॉन कितने हैं, अब ये हम कैसे बताएंगे, चलें देखते हैं। इसको भी करने का तरीका मैं बताती हूँ। पहले यहाँ देख लेते हैं मास नंबर कैसे मालूम कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, अभी मैंने बता दिया, डेफिनेशन ही क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर कैसे मालूम करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे Z भी लिखा है, Z क्यों लिखा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर भी तो कहते हैं, तो ये Z हो गया, Z का मतलब एटॉमिक नंबर है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन को कैपिटल N से यहाँ शो किया है। तो Z प्लस N ये क्या बन जाता है, आपका मास नंबर। किसी एलिमेंट का मास नंबर मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे, एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन्स को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका मास नंबर, या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या कहलाता है, मास नंबर। इसी फॉर्मूले से मैंने अभी कहा था इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं सोडियम में, ये कैलकुलेट करें, तो इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अब हमें यहाँ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यूट्रॉन करने का तरीका आता है ना, कैसे करेंगे, इसके साथ जो वैल्यू मौजूद है वो हम कहाँ लेके आएंगे, यहाँ, ठीक है, यानी मास नंबर के साथ। तो ये यहाँ जब आएगा, Z जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ये यहाँ न्यूट्रॉन के साथ प्लस हो रहा है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z, ठीक है। तो अब फॉर्मूला न्यूट्रॉन को मालूम करने का क्या हो गया, A माइनस Z। A का मतलब क्या है, क्या है A का मतलब मास नंबर, यानी कि एलिमेंट का मास नंबर आपको मौजूद, आपको मालूम हो तो उसको माइनस कर दें किससे, Z से। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, न्यूट्रॉन। जैसे अभी इसमें देखें, सोडियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास नंबर ये रहा 23, इसको माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर से, वो क्या है 11, तो 23 माइनस 11 क्या आता है 12, ठीक है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस करने से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। समझ में आ गई चीज़, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल जो है वो आपको मज़ीद करने हैं, तो देख लेते हैं, होमवर्क नोट कर लीजिए। लर्न बोहर एटॉमिक मॉडल, जो बोहर एटॉमिक मॉडल उसे याद कीजिएगा अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बुक में मौजूद है आपके पास, उसके कौन सा पार्ट करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर ये है 16 से लेकर 18 तक, यानी 16, 17 और 18 ये आपको करना है रजिस्टर में। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है लेक्चर में, आपको इसी से जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। देख लेते हैं बुक में, बुक में है आपके पास पेज नंबर 56 पे आ जाइए, ठीक है। पेज नंबर 56 में है आपके पास, ये 16 है। गिव द नेम एंड सिंबल्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट जो है उनका सिंबल और उनके नेम्स बताने। एटॉमिक नंबर गिवन है, ठीक है, किसी का एटॉमिक नंबर गिवन है, किसी का प्रोटॉन गिवन है, किसी का इलेक्ट्रॉन गिवन है,
और मैंने बता दिया एटॉमिक नंबर से जो है वो एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन होती है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम कह सकते हैं। तो सब चीज़ें एक ही हैं यहाँ पे। जैसे कि एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 6, अब आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा कि एटॉमिक नंबर 6 कौन से एलिमेंट का है, उसका नाम और उसका सिंबल देख लीजिएगा क्या है। इसी तरह से एन एलिमेंट विथ 18 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अच्छा जी, 18 प्रोटॉन न्यूक्लियस में किस एलिमेंट के हैं, तो 18 प्रोटॉन का मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी क्या है, 18। अब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे एटॉमिक नंबर 18 जो है वो आपको कहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। जहाँ भी एटॉमिक नंबर 18 नजर आए, कहाँ नजर आ रहा है देख लीजिएगा, इनका नेम और इसका सिंबल दोनों लिखेंगे आप। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास एन एलिमेंट विथ 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 17, ठीक है। अब आप ये खुद देखिएगा पीरियोडिक टेबल में किसका है। इसी तरह नेक्स्ट देख लें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर देयर इन ईच एटम ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ एलिमेंट्स के नेम दिए हुए हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे अब आप ये खुद करें, मैंने इतना आपको लेक्चर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एटम। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ है, एलिमेंट का सिंबल जैसे नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 15 है। अब आप बताइए कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। 4 कॉलम बना लीजिएगा। एक कॉलम में जो है आप ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये लिखेंगे, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों के कॉलम बनाकर इस तरह से। और न्यूट्रॉन का जब मालूम करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा A-Z, n इज इक्वल टू A-Z, और उसके ज़रिए जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आ जाएगा और आप लोग कर भी लेंगे अच्छी तरीके से। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।